नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने का। दरअसल आज रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और उम्मीदवारों को लेकर यहां चर्चा होने की बात कही जा रही है। दोपहर 3 बजे से यानी अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि चुनाव के ऐलान और बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पर कांग्रेस पार्टी पर पड़ने लगा है और नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। उम्मीद है आज की बैठक में काफी कुछ तय हो जाएगा और चूंकि आगामी 12 और 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की भी एक बड़ी बैठक होनी है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक 3 बजे से। बारह और 13 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होनी है। और इससे पहले 7 सितंबर को कांग्रेस के सीईसी की बैठक हुई थी और इस बैठक में चर्चा हुई थी और करीब 103 सीटें मध्य प्रदेश की जो हैं वो तय कर ली गई थी कि इनमें किन उम्मीदवारों को इन पर उतारा जाएगा। तो वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, घोषणा कर सकती है, क्योंकि नाम तो पहले ही तय हो गए हैं 103 उम्मीदवारों के और हो सकता है कि यही 103 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए या फिर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें यही जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा होनी है 12 और 13 अक्टूबर को, तो 2 दिन ये मंथन, ये बैठक चलने वाली है और 7 तारीख को हुई सीईसी की बैठक में जो नाम तय हुए थे उनकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार मीटिंग्स में, मंथनों में व्यस्त है और जल्द ही सूची जारी की जा सकती है। पितृपक्ष के बाद यानी नवरात्रि के पहले दिन संभव है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही के संबंध में प्रासंगिक है। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। 12 और 13 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। और बढ़ते आगे, महादेव ऐप को लेकर ईडी के रडार पर कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस हैं। दरअसल महादेव ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर ने बॉलीवुड में फिल्म बनाई थी। अब सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन ईडी तलाश कर रही है और आपको यह भी बता दें कि रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस पर रणबीर कपूर की तरफ से मेल के माध्यम से 7 दिन का समय भी मांगा गया था। मामले की जांच चल रही है। जांच एजेंसी ने कई शहरों में छापेमारी की, करोड़ों रुपए बरामद किए गए। ये मामला तब सामने आया था जब ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो लीक हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। कौन कौन दुबई में हुई इस शाही शादी का गवाह बना और किसे सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों से पेमेंट किया गया, ये सब जांच का विषय है और जांच जारी है। और रायपुर के सबसे बड़े मेकाहारा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बदमाश ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि अस्पताल में बाइक दौड़ाकर दहशत भी फैलाई। और इस दौरान जो वीडियो सामने आई, ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहां तोड़फोड़ मचाई जा रही है। अस्पताल के अंदर बाइक को जिग-जैग लहराते हुए लेकर अस्पताल परिसर के अंदर ही घुस गए, कंपाउंड के अंदर घुस गए, साथ ही डॉक्टर्स को भी धमकाया। अब ये पूरी जो तस्वीर है आप देखिए, वीडियो सामने आने के बाद बदमाशों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। अस्पताल में तोड़फोड़ करते आप देख सकते हैं, धमकाते हुए देख सकते हैं, बाइक जिग-जैग चलाते हुए देख सकते हैं। बदमाशों के नहीं पकड़े जाने से अस्पताल प्रबंधन में रोष है। पुलिस की नाकामी पर अस्पताल के स्टाफ में गुस्सा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल,
अस्पताल में अमूमन शांति बनाए रखने की अपील की जाती है, लेकिन यहां तो दबंगई हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, बाइक जिगजैग चलाई जा रही है। कौन है ये लोग? देखिए आशीष, अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन है। अपने इलाज कराने जो युवक है वो मोटरसाइकिल पर आए थे और किसी बात को लेकर के तहस में आ गए और वहां पर तोड़फोड़ की पूरी घटना है वो सीसीटीवी फुटेज है उसके वो भी सामने आए हैं। और कल भी एक इस तरह के मामला आया था, मोबाइल चोरी की घटना हुई थी। जब रंगे हाथ युवक पकड़ा गया तो वो ब्लेड चलाने, जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा था। हालांकि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसे अभी पुलिस है वो लगातार तलाश कर रही है। पैर में उसकी चोट आया था, उसी को उपचार कराने के लिए जो मेकाहारा अस्पताल में पहुंचा हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी जो है आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने जैसे ही जानकारी मिली है, सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उसके बाद आरोपी की तलाश है की जा रही है। बड़ी बात यही है आशीष कि अस्पताल है और ऐसे भी वहां पर शोर मचाना और इस तरह के कृत्य करना बिल्कुल भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये कहा जा सकता है कि आखिर घुस करके उसने तोड़फोड़ क्यों की, किस बात पर की। पुलिस तो क्या अब कह रही है? जो स्टाफ नर्स हैं देखिए शिकायत सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आए हैं। अब जो आरोपी युवक है उसकी पड़ताल है वो की जा रही है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं आई है। आप रहिएगा युगल हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ और खबरों पर आगे डिटेल आपसे लेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच रायपुर से स्टंटबाजी की कुछ तस्वीरें सामने आई। दरअसल ये ताजा मामला नवा रायपुर का है, जहां 18 से 25 साल के युवा सड़क पर तेज रफ्तार फर्राटा भरती बाइक्स लेकर उतर जाते हैं और फिर शुरू होता है अंतहीन स्टंट्स का सिलसिला। कभी व्हीली, कभी बर्नआउट, तो कभी जिगजैग बाइक चलाना, टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाना, लोगों को डराना, व्रूम व्रूम का साउंड निकालना, ये यहाँ के स्टंटबाजों का काम हो चला है। और ऐसे स्टंटबाजों को देखकर इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले भी हाथ आजमाने से पीछे नहीं हटते। ये देखिए बीच सड़क पर किस तरह स्टंट करते, ये लोगों की जान जोखिम में डालते यमदूत बनकर यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ पर काफी संख्या में हैं। ऐसे लोग अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, सड़क पर यातायात नियमों के उल्लंघन कर और लोगों को भी यहाँ ये खतरा पैदा करते हैं। स्टंट दिखा रहे बाइकर्स, जिसकी चपेट में आकर कोई भी जान गंवा सकता है। लापरवाही की ये तस्वीरें पुलिस के नाक के नीचे जारी हैं। यहाँ ये कर्तव्य दिखाने के चक्कर में किसी की जान ले सकते हैं। पल भर में आते हैं, सड़कों पर स्टंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आगे निकल जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आईजी ने संज्ञान लेने की बात जरूर कही है। अफसरों के द्वारा कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगी युगल के पास। युगल, ये सड़कों पर यातायात नियमों का जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये लोग कौन है और क्या इन पर एक्शन होगा? पुलिस क्या कह रहा है इस बारे में? देखिए आशीष, को ये पेशेवर स्टंटबाज नहीं है और इस तरह के ये बिगड़ेल हैं, रईसजादे हैं और इस तरह के जो सुनसान इलाकों में अच्छी सड़कों जैसे ही पाते हैं तो इस तरह के स्टंट है वो लगातार करते हैं। इससे पहले भी नवा रायपुर थाना क्षेत्र में 6 स्टंटबाजों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके वाहनों को जब्त किया गया था, मोटा रकम जुर्माना भी वसूला गया था। तो अभी फिलहाल एक वीडियो है वो सामने आया है। राह चलते किसी जो कार के चालक ने वीडियो बनाया है और अब ये वायरल भी हो रहा है। तो इसकी पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है और आईजी हैं रतन लाल डांगी, इसके अलावा एसएसपी हैं, सभी अधिकारियों ने इस तरह के स्टंट करने वाले युवकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मोटरसाइकिल के जो नंबर जो सामने आए हैं उस आधार पर इनकी पहचान की जा रही है और अभी इनका पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये लोग है कौन। दरअसल छत्तीसगढ़ के दूर क्षेत्रों से लोग आते हैं। नवा रायपुर में अच्छी सड़कें हैं, सुनसान जो इलाका है उसमें स्टंटबाजी करते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि वहां पर हाई रेजुलेशन के कैमरे भी लगे हुए हैं और इनकी पूरी जो करतूत है और इस तरह से वो कैद हो जाती है। तो इस तरह के एक बड़ी लापरवाही है। ये खुद की जान को जोखिम में डाल ही रहे हैं आशीष, अपने जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ कहा जा सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों का पुलिस ने अभी तक कोई फायदा नहीं उठाया युगल, ये एक बड़ी गंभीर बात है और ये भी एक तरह की लापरवाही कही जा सकती है। बहरहाल आप बात कीजिएगा पुलिस महकमे से, कुछ क्या एक्शन वो ले रहे हैं, किस तरह से आगे डिटेल आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल और बहुचर्चित एक्सिस बैंक डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल शेरघाटी गैंग के एक को और कुख्यात डकैत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से
एक देसी कट्टा और 6 राउंड कारतूस पुलिस ने बरामद किया। अब तक रायगढ़ पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती मामले में 10 आरोपियों में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दबिश लगातार दी जा रही है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार किए जाने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगातार लगी हुई थी और हमारे इनपुट ने हमें बताया तो डायरेक्टली फिर एक स्मॉल एक्शन टीम इस बार हमने बनाई, बहुत बड़ी टीम नहीं लगे, जिसमें टीआई कोतवाली और साइबर से हमारे पुष्पेंद्र जाटवर, नवीन शुक्ला और संदीप मिश्रा, सुदर्शन पांडे और जगमोहन ओगरे जो हैं, ये सारे सिर्फ 5-6 लड़कों की हमने टीम बनाई और स्मॉल एक्शन टीम ने इस बार जाकर वापस उनके गांव में हमने वेश बदल कर थोड़ा नाटकीय रूप से जो है हमने रेड की और उसमें हमें चूँकि हमारे इनपुट ने हमें बहुत क्लियरली उसके बारे में बताया था कि वो कहाँ रहता है, तो घेराबंदी करके हमने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया और उसे पकड़ने में। तो बड़ी खबर धमतरी से इस बीच, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। मरीज के परिजनों का यह कहना था कि इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मरीज की जान गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों का यह कहना है कि प्रसूता को डिलीवरी के लिए पहले दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती है। ये आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया गया। प्रसव के 3 दिन बाद मौत होने को लेकर अब नाराज परिजनों ने सवाल उठाया है। प्रसूता की इलाज के दौरान मौत के बाद से परिजन नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और गरियाबंद के फिंगेश्वर में डायरिया के 5 मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मरीजों को तुरंत जहां अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं स्थानीय लोगों की मांग पर इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगा दिया है, जहां लोगों का इलाज और उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। फिंगेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया फैला हुआ है। 5 मरीज उसकी चपेट में है। अब स्वास्थ्य महकमा जो है वो हरकत में आया है और लोगों के साथ बातचीत कर उनकी हालचाल जानने और आगे ये और प्रभाव न डाल सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उल्टी 10 का 5 जन हो गए। कब से हुआ है? और 8-10 दिन हो गए। मेरे को वार्ड नंबर 15 के पार्षद के द्वारा जानकारी मिली है कि वहाँ डायरिया से 5 लोग अभी यहाँ शासकीय अस्पताल में एडमिट हुए हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि वहाँ वार्ड नंबर 15 में कैंप लगाया जाए ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। न्यूज़ 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है। वार्ड क्रमांक 15 में स्वास्थ्य अमला पहुंची हुई है। डायरिया के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है और देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉक्टर हिरोंदिया खुद अपने अमला के साथ पहुंचकर डोर टू डोर लोगों का चेकअप कर रहे हैं। डायरिया के मरीज मिलने की खबर यहां मिलती और उनका इलाज तो हो रहा है। फिलहाल डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं और हम ही जानकारी लेंगे। सर, वार्ड क्रमांक 15 में पहुंचे, क्या हालात है, क्या हालात स्थिर है? आज सवेरे ही सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया के मरीज हैं और उनमें से एक मरीज जो है वायरल फीवर के, 2 मरीज जो है फिंगेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिलहाल गांव में तो ऐसा कोई नया मरीज अभी आया नहीं है। वायरल के 1-2 पेशेंट मिले हैं जिनका उपचार किया गया है। जी, स्थिति अभी नियंत्रण है? नियंत्रण में, पूर्ण नियंत्रण। देखिए, डायरिया फैलने से पहले ही स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि 2 मरीज जो मिले थे उसमें से एक तो वायरल फीवर के बताए जा रहे हैं, एक डायरिया से है, लेकिन खबर ये भी मिली थी कि 3 जो मरीज थे वो कहीं प्राइवेट में और इलाज करने, जिन्हें डायरिया की शिकायत थी, उल्टी दस्त की शिकायत थी। हालांकि ये खबर न्यूज़ 18 में चलने के बाद जो है एक्टिव मोड में दिखी स्वास्थ्य अमला और गाँव यहाँ वार्ड क्रमांक 15 में पहुंचकर तमाम जो डोर टू डोर है वहां जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं और ज्यादातर जो वायरल फीवर के मरीज मिले हैं, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। और जो खबर चली थी न्यूज़ 18 में, इसका एक बड़ा असर हुआ और कहीं न कहीं हालातों को नियंत्रण में करने के लिए स्वास्थ्य अमला यहाँ गणेशपुर पहुंचकर तमाम डोर टू डोर पहुंचकर तमाम लोगों की चेकअप किए हैं। कोई हालात बिगड़ने से पहले ही स्थिर में आ जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य अमला यहाँ पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में फिलहाल अभी है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाए जाने की मांग पर नोटिस जारी किया गया और पूरे मामले में नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में इस वक्त 14% ओबीसी का आरक्षण है और इसे बढ़ाकर 27% किए जाने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक है और हाईकोर्ट ने 2019 में दरअसल ये अंतरिम रोक लगाई थी और अब इस पूरे मामले में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई चल रही है, नवंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को वो बरकरार रखती है या कोई अलग फैसला होता है या फिर 27% जो आरक्षण है वो हाईकोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश में दिया जा सकता है ओबीसी को। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए जुड़े। सुशील, क्या अपडेट मिल पा रहा है? ये 27% आरक्षण मिल पाएगा? क्या होगा? सुनवाई कब होनी है? क्या है डिटेल्स? जी देखिए, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई है। इस बीच जो आरक्षण का मुद्दा है वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% जो आरक्षण था उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल करके ये कहा गया था कि तमाम जो याचिकाएं हाईकोर्ट में अभी दाखिल है आरक्षण से संबंधित, उन तमाम याचिकाओं का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट करे और तमाम याचिकाओं का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन जया ठाकुर की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार कोई ऐसी अर्जी लगाकर इस पूरे मामले को लंबे समय तक टालने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हाईकोर्ट में जो याचिका पहले से पेंडिंग है जिसमें 27% आरक्षण की बात कही गई है, उस पूरे फैसले पर जो रोक लगाई गई है उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हटाए। बहरहाल आज फिलहाल जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। नवंबर के पहले हफ्ते में इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि बिल्कुल, और ये एक बड़ा यहाँ पर ओबीसी महकमे के लिए फैसला हो सकता है जब कि मध्य प्रदेश में जो 14% ओबीसी आरक्षण है क्या 27% होगा या हाईकोर्ट के फैसले को ही बहाल रखा जाएगा जिसमें कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर आपको बलरामपुर से बता दें, जहां 60 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और 2 ट्रक से यह विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक्स मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे थे, एक बेमेतरा से जबकि दूसरा विशाखापट्टनम से आ रहा था। पुलिस को दोनों ही ट्रक्स के पास विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई कागजात नहीं मिले। अब इस पूरे मामले में इसे गैर कानूनी मानते हुए और कागजातों की कमी के चलते कार्रवाई की गई है। जब्त किए गए दोनों ट्रक्स और ये ट्रक चालकों को भी हिरासत में ले लिया गया। 60 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया है और ये अमोनियम नाइट्रेट किस काम में ले जाया जाना था, किस संबंध में ये कहाँ से लाया गया, ये सब जो बिलिंग या परमिशन जो कि महकमे की तरफ से लगती है वो इन ट्रक चालकों के पास नहीं थी, जिस पर एक्शन अब लिया गया है। बिलासपुर के बधवा पारा में जमीन बेचने के बदले धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया। पुलिस जमीन के सौदे में धोखेबाजी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बधवा पार के रहने वाले शख्स ने 2 लोगों से जमीन का सौदा किया था। 3.5 एकड़ की जमीन 16 लाख रुपए में बेचने की बात हुई थी, लेकिन ठगों ने पट्टे की जमीन शख्स को बेच दी। ये बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां बंधवा पार के रहने वाले शख्स से जमीन के सौदे के दौरान धोखाधड़ी की गई थी। 3.5 एकड़ जमीन का 16 लाख में सौदा हो गया था और अब पट्टे की जमीन को बेचने का आरोप इन पर है और अब ये पुलिस की हिरासत में है। बिलासपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां जमीन के सौदे में धोखाधड़ी की गई। अमूमन इस तरह जमीन के जो सौदे हैं कई बार विवादों में आ जाते हैं और कई बार धोखाधड़ी का शिकार भी लोग हो जाया करते हैं। और बड़ौदा बाजार में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोप है कि 4 दिन से शराब को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद गुस्साए लोग थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की। और जगदलपुर से बड़ी खबर, 16 दिन बाद बहाल हुआ के रेल लाइन मार्ग। जी हां, के रेल लाइन मार्ग
जो कि भूस्खलन के मलबा आ जाने की चपेट में आने के चलते बाधित हो गया था। और ये कोरापुट सेक्शन में रेल ट्रैक पर मलबा पहाड़ का आकर गिर गया था और ऐसे में जो रेल ट्रैक था वो बाधित हो गया था। अब मनाबार और जरती के बीच जो रेल ट्रैक है वो ठीक कर दिया गया है, दुरुस्त कर दिया गया है, ट्रेन के परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये भूस्खलन के चलते पहाड़ का मलबा आ गया था और मलबा हटाने का काम अब पूरा हो चुका है और इसके चलते जो ट्रेन का परिचालन है यहाँ से सामान्य रूप से किया जा सकेगा, ऐसा कहा जा रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद इस रेल लाइन को बहाल किया गया है और अब यहाँ से ट्रेन का परिचालन भी सामान्य रूप से हो सकेगा। कुछ समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जो रेल लाइन है उसे दुरुस्त कर दिया गया है। भूस्खलन के चलते जो मलबा रेल की पटरियों पर आकर फैल गया था, उससे ट्रेन का, रेलवे का जो परिचालन था वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद करना पड़ा। मनाबार और जरती के बीच हुए इस भूस्खलन का परिणाम ये हुआ कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर ट्रेन का परिचालन बंद है, रेल की पटरी पर ट्रेन का आवागमन बंद है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।